एवरीवन वेलकम टू वाउ साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। ये वाला टॉपिक CSIR नेट गेट IIT जैम्स जेई नीट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से समझना। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिससे आप ये टॉपिक अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो बैक बॉन्डिंग होती है वो कैसे अराइज होती है, कैसे बैक बॉन्डिंग होती है, उसका कंक्लूजन निकालते हैं। बात करते हैं बैक बॉन्डिंग का कोर्स कैसे होती है बैक बॉन्डिंग। सो बैक बॉन्डिंग ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स ओके। जो बैक बॉन्डिंग होती है वो ड्राइविंग फोर्स से आती है। आपको पता है कि कोई भी रिएक्शंस, कोई भी प्रोसेस अगर होनी होती है किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स। मतलब उस प्रोसेस में कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स हो रहा होगा तभी वो प्रोसेस या तभी वो रिएक्शन हो पा रही होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बैक बॉन्डिंग है वो भी किसकी वजह से हो रही होगी? ड्राइविंग फोर्स से। और जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो कैसे आएगी? ड्राइविंग फोर्स आ रही होगी अराइज ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट है ये। अब हमने पहले पढ़ लिया कि बैक बॉन्डिंग ड्राइविंग फोर्स से हो रही है। ठीक है, अब ये हम पढ़ रहे हैं कि ड्राइविंग फोर्स आ कहां से रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, कोई भी एटम जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो वो कैसे कर सकता है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग से हो सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो हमारे पास क्या आ गया? कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, कि अगर किसी भी स्पीसीज पे चार्ज है उसको स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा? डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज कैसे हो सकता है? कि कोई अपना चार्ज दूसरे एटम को दे जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज नेगेटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। तो वो कैसे हो सकती है? बैक बॉन्डिंग से हो सकती है। हम सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। इसको हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, हम बात करते हैं कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट की। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे हमारे पास है BF3। ओके, BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। जैसे ये होता है इसका स्ट्रक्चर, और सभी में क्या होता है? 120 डिग्री एंगल होता है, यहां पे भी यहां पे भी। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये आपको पता ही है। बोरोन क्या होता है? 5, दैट इज 1s2 2s2 2p2। ओके, यहां पे अगर हम इसके लेवल्स की बात करें, एनर्जी लेवल्स की, यहां पे ग्राउंड स्टेट में ये हो गया और P में 1 और 2। ओके ओके, ये ग्राउंड स्टेट है ना इसकी। अब यहां पे क्या है? इसके पास p ऑर्बिटल खाली है। ओके, p ऑर्बिटल ऐसे इसको बना दो, ऐसे, और ये ऐसे। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ऊपर और नीचे हमारे पास क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, बोरोन के पास। ओके, अब यहां पे क्या है? हमें पता है जो फ्लोरीन होता है उसके पास क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे शो कर दो, ऐसे 7 होते हैं ना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्ट एज अ लोन पेयर है। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी होंगे 6। ये हो गए, 7वां ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, जैसे ये था। अब ये क्या कर सकता है? ये एक्सेप्ट कर सकता है ना अपने p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे यहां पे इसके पास क्या है? क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इसका ऑक्टेट अनकंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है। कैसे? यहां पे देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 5 एंड 6। इसके पास B के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। तो क्या करेगा? ये फ्लोरीन इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को सेंड कर देगा, भेज देगा। ठीक है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितने बन गए हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। तो इसका जो ऑक्टेट था वो क्या हो गया हमारे पास? अब कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां इस मॉलिक्यूल में क्या हुई है? बैक बॉन्डिंग हुई है। तो ये याद रखना है ऐसे। बैक बॉन्डिंग से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अगर बाय चांस अमोनिया मॉलिक्यूल, उसके पास लोन पेयर होते हैं ना नाइट्रोजन के पास, अगर अमोनिया मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आ जाता है ऐसे रिएक्शन में, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? बोरोन नहीं करेगा। तो अगर आपको ऐसी रिएक्शन आती है ना BF3 प्लस NH3, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा
ओके तो यहां पे कहेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन होती नहीं है कभी, क्योंकि इस वाले में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो उसने क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं देने, तो रिएक्शन भी नहीं होनी, तो यहां पे अडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। इसको हम कहते हैं अडक्ट, कि जब ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको हम लुईस एसिड्स कहते हैं, किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अडक्ट फॉर्मेशन करती हैं। तो यहां पे तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किए तो अडक्ट नहीं बना। अडक्ट फॉर्मेशन की हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है BH3। अब यहां पे फिर वैकेंट p ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया ना, तो इसके पास तो कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करेगा, अब यहां पे तो वैकेंट ही रहेगा ना, ये वाला p ऑर्बिटल इसका बोरॉन का, उसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो अगर इसके कॉन्टेक्ट में हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल आता है तो वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट इसने कंप्लीट करना, तो ये इससे एक्सेप्ट करेगा, ऐसे ऐसे इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे अमोनिया के लोन पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, अडक्ट फॉर्मेशन होगी। जैसे ये बनेगा BH3 ऐसे अमोनिया, ठीक है, तो यहां पे अडक्ट, ये अडक्ट बन गया हमारे पास, ये हो गया अडक्ट, तो अडक्ट हमारे पास एज अ प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है सिलिकॉन, यहां पे H है, यहां पे भी H है और यहां पे भी H है, बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल H होगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ H ने अपने इसके इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन क्या है, उस ये लार्ज साइज का होता है। अब सिलिकॉन क्या है, कार्बन की फैमिली में आता है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, 3D वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है, 3D वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहां पे क्या है, ये 3D वैकेंट ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमें पता है कि अगर कोई भी स्पीसीज पे चार्ज है तो वो क्या है, अपने चार्ज को डीलोकलाइज करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, कि उसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो खत्म हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। तो ये कैसे खत्म होगा, अगर ये वाला, अगर ये इसके पास जो फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैकेंट 3D ऑर्बिटल में भेजे तो क्या आ जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या हुआ है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो मतलब क्या है, चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो रही है, चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, मूवमेंट आ रहा है, चार्ज क्या है, मूवमेंट में आ रहा है, ठीक है, लोकलाइज नहीं है, एक ही जगह पे नहीं है। तो ये चार्ज इसके वैकेंट 3D ऑर्बिटल में आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगी हमारे पास, बैक बॉन्डिंग। तो आपको पता लग गया होगा कि तो बैक बॉन्डिंग किस दो चीजों की वजह से होती है। फर्स्ट हमारे पास था कि कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, जैसे हमने फर्स्ट बोरोन के केस में किया था, BF3 के केस में। सेकंड हमने किया था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, कि कैसे चार्ज डीलोकलाइज होता है और हमारे पास बैक बॉन्डिंग होती है और वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा बैक बॉन्डिंग से, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कंडीशंस की, कि बैक बॉन्डिंग को होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास डोनर, कि उसके पास डोनर एटम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या था, ये डोनर था ना, अपनी इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो एक्ट एज अ ऑक्सीजन क्या एक्ट कर रहा है, एज अ डोनर, ठीक है। सेकंड हमारे पास है एक्सेप्टर, कि हमारे पास मॉलिक्यूल में एक्सेप्टर भी होना चाहिए। ये क्या था, सिलिकॉन एक्सेप्ट कर रहा था ना इससे इलेक्ट्रॉन, तो एक्ट एज अ एक्सेप्टर, ठीक है। अगर ये दोनों हमारे पास मॉलिक्यूल में होंगे तो उस मॉलिक्यूल में चांसेस है 99% कि उसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग होगी ही होगी, और बैक बॉन्डिंग से वो वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। नाउ थर्ड कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ईदर डोनर और एक्सेप्टर मस्ट फ्रॉम सेकंड पीरियड। ओके, ये याद रखना है कि उस मॉलिक्यूल में जो हमारे पास अगर एक्सेप्टर होगा या डोनर होगा, दोनों में से कोई भी हमारे सेकंड पीरियड के होने चाहिए। यहां पे क्या था, ये 3D का था ना, ठीक है, ये क्या था, 2p है, ये 2p है ना, ठीक है, ये सेकंड पीरियड का है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल है वो क्या है, 2p है, तो ये सेकंड पीरियड का है। ओके, ये क्या है, थर्ड वाले पीरियड का है। तो यहां पे क्या है, हमारे पास एक तो है ना हमारे पास सेकंड पीरियड का, तो यहां पे इसी वजह से क्या है, बैक बॉन्डिंग आई है, ठीक है।
ये याद रखना कि डोनर या एक्सेप्टर दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, हमारे पास सेकंड पीरियड का होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी उस मॉलिक्यूल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर दोनों ही हमारे पास सेकंड पीरियड के होते हैं तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, वो आराम से हमारे पास बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और वो इफेक्टिवली होगी, बड़े अच्छे तरीके से होगी बैक बॉन्डिंग, और वो अच्छे तरीके से स्टेबलाइज होगा मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसी में हमारे पास एक और पॉइंट आता है इसी में कि अगर हमारे पास डोनर सेकंड पीरियड का है, यहां पे जैसे यहां पे था डोनर सेकंड पीरियड का था, अगर डोनर सेकंड पीरियड का है तो एक्सेप्टर जो होगा वो क्या है, सेकंड का भी हो सकता है, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, फिफ्थ का, सिक्स्थ, ऐसे ऐसे क्या है, किसी भी पीरियड का हो सकता है एक्सेप्टर, ठीक है। सेम केस अगर इफ एक्सेप्टर जो है, अगर एक्सेप्टर भी सेकंड पीरियड का है मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो जो डोनर होगा वो भी क्या है, सेकंड का भी हो सकता है, थर्ड का भी, फोर्थ का, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी याद रखने के लिए, कंडीशंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर की, हम बात करते हैं कि जो बैक बॉन्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि जो बैक बॉन्डिंग है किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर है, फर्स्ट है हमारे पास जो बैक बॉन्डिंग है वो प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज डिफरेंस पे। साइज डिफरेंस किसका, डोनर और एक्सेप्टर में कितना साइज डिफरेंस है उस पे डिपेंड करती है हमारी बैक बॉन्डिंग। अगर साइज डिफरेंस ज्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज बैक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमोलुमो गैप, ठीक है। बस यही याद रखना आपने कि अगर डोनर और रिसेप्टर में साइज डिफरेंस ज्यादा है तो बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है इन दोनों में, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एक कम है, तो उसमें भी बैक बॉन्डिंग क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास होमोलुमो गैप में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो बैक बॉन्डिंग में थोड़ी सी रुकावट आएगी, ठीक है, अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, फैक्टर हो गए, कंडीशंस होगी, और हमारे पास ये क्यों अराइज होता था, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स कुछ सोल्व करते हैं रिलेटेड टू बैक बॉन्डिंग। नाउ फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ये है BF3, नाउ नेक्स्ट है BCl3, नेक्स्ट हमारे पास BBr3, एंड लास्ट में हमारे पास Bi3, ऐसे है, ठीक है। अब यहां पे देखना है किसमें ज्यादा अच्छे तरीके से बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन ये है कि इन सभी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इन सभी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लुईस एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, ठीक है, ये तो सभी तो है लुईस एसिड्स हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है और सबसे कम कौन है। अब यहां पे बी पे ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल है बी के ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है, हमने पीछे एग्जांपल की थी, सभी पे क्या थे, लोन पेयर थे ऐसे, ठीक है। यहां पे भी ड्रॉ कर दिए, यहां पे और यहां पे जैसे, ठीक है, ओके। नाउ अब हमारे पास क्या है, अब हमने चेक करना है किसमें बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। सबसे पहले हमने यही काम करना होता है, मॉलिक्यूल में चेक करना है कि बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। नाउ फर्स्ट है हमारे पास एफ की बात करते हैं। एफ क्या है, सेकंड पीरियड का है, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। ये भी क्या है, सेकंड पीरियड का, दैट इज हमारे पास 2p ऑर्बिटल हो गया। 2p और 2p में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ना, आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, सेम साइज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम इसकी फैक्टर की बात कर रहे हैं, इस फैक्टर को यूज करके हमने बैक बॉन्डिंग बतानी है। तो यहां पे क्या है, 2p आ गया, फिर ये क्या है हमारे पास थर्ड पीरियड का ना, तो ये क्या होगा 3p, ये फिर हमारे पास क्या है 2p, ये हो गया 4p का, ये हो गया हमारे पास 2p, और ये क्या हो गया हमारे पास 5p का। तो सबसे ज्यादा बेस्ट इंटरेक्शन ऑर्बिटल्स की किसमें होगी, 2p और 2p वाले में, क्योंकि इनका जो साइज है वो क्या है,
साइज डिफरेंस जीरो है, कोई भी साइज डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों सेम है। तो अगर इन्होंने इंटरेक्ट करना हो तो ऐसे करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2p है और ये 2p, ऐसे अच्छे तरीके से ओवरलैप होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2p और 5 की p, जैसे यहाँ पे 2p है, ये 5p, मतलब ये 5p क्यों है, क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा होगा ना। ठीक है, और ये सबसे कम है, तो अगर इसका साइज सबसे ज्यादा है तो इन दोनों में जो ऑर्बिटल्स का जो डिस्टेंस होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा। तो जो 5p होगा ना वो ऐसे होगा, बड़ी दूर होगा 2p से, ऐसे। ठीक है, तो अगर इन्होंने इंटरेक्शन दिखानी भी है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस की वजह से जो बैक बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी इस वाले केस में। तो सबसे कम इस वाले केस में है और सबसे ज्यादा किस में होगी, फिर इस वाले में, क्योंकि ये दोनों ही 2p हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, साइज डिफरेंस जीरो होने की वजह से, क्योंकि कोई भी साइज डिफरेंस नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट 2p ऑर्बिटल में अच्छे तरीके से भेज सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगी, हमारे पास बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो अगर बैक बॉन्डिंग अच्छे तरीके से होगी तो इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या है, बोरॉन को अदर स्पीसीज से बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो लुईस एसिड्स कौन होते हैं, जो बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन ले। तो इसने क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर ही बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ये क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। जैसे मैंने बताया था ना पिछले शुरू में कि अमोनिया जैसे आएगा, तो इसने क्या है, अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करने। ठीक है, अडक्ट फॉर्मेशन नहीं की थी BF3 ने, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसने कहीं दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट किए। तो ये क्या है, सबसे वीक लुईस एसिड है, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है, क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में नहीं सेंड कर सकता। तो इसकी वजह से क्या है, हमारे पास इसका जो p ऑर्बिटल वो ऐसे ही एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड्स। तो इसकी जो हमारे पास ऑर्डर होगा लुईस एसिड का, तो वो क्या होगा, हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये सबसे वीक होगा लुईस एसिड और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा लुईस एसिड। ये CSIR नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, IIT जैम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, इन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। इसमें हमने बेसिसिटी ऑर्डर बताना कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। ठीक है, बेसिक वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं ना, तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को हमने ओपन करके देखना है, उसके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसको ओपन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं इन तीनों के। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है ना, तो ऑक्सीजन को सेंटर में रखना हमने। इसके साथ हमारे पास हमारे पास SiH3 है, ऐसे और ये ऐसे। नेक्स्ट इसका भी सेंट्रल ऑक्सीजन, हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, SiF3 SiF3। नाउ नेक्स्ट ऑक्सीजन CH3 एंड CH3। तो ये हमारे हो गए इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर। अब यहां पे ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर होते हैं, 2-2 सभी पे ऐसे लिखती है। ओके, अब ये जो हमारे पास है, यही इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है यही किसी को डोनेट करेंगे, तो यही फिर एक्ट एज अ बेसिक होगा ना। तो यही बेसिक होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, तब ये एक्ट एज अ बेसिक होगा, इनका तभी कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक होगा। तो यहां पे हमने बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट चेक करना है। तो यहाँ पे एक सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन मैंने अभी एग्जांपल करवाई थी। सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल। तो ये ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, इस पे, यहाँ पे भी, सभी पे। अब यहाँ पे इसको तो अभी छोड़ो, ये थोड़ा अलग है ना, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसको हम बात करते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या F है। जो डिफरेंट चीज होती है ना, उसको हमने टारगेट करके आंसर निकालना, मैंने शुरू से यही बताया। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट चीज है वो क्या है, H है और F है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की देन H से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की देन H से। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट 3D ऑर्बिटल में सेंड करने हैं। ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा तेजी से होगा काम। तो यहाँ पे क्या है, F है हमारे पास। F क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
एफ इस किसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, सिलिकॉन के साथ। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से क्या है, सिलिकॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी फ्लोरीन इससे खींचेगा, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो सिलिकॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास ये लोन पेयर थे डोनेशन के लिए वो क्या हो गए, लेस अवेलेबल हो गए। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास क्या है, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है किसी दूसरे को डोनेट करने के लिए। तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहीं पे इसमें भी सेम केस होगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट 3D ऑर्बिटल में सेंड करने, बट यहां पे क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है। तो उसने क्या क्या है, तो इसने क्या है, हाइड्रोजन ने क्या है, सिलिकॉन से कम इलेक्ट्रॉन पुल करने अपनी तरफ। तो इसके पास तो अभी इतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो रहेगा नहीं सिलिकॉन, तो इतनी तेजी से क्या है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो रेट होगा ना, जो स्पीड होगी बैक बॉन्डिंग की, वो क्या होगी, मिनिमम होगी देन इस वाले केस से, ठीक है। तो हमारे पास जो, तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, अवेलेबल है डोनेशन के लिए, वो डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, ठीक है। तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा इस वाले कंपाउंड से वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है या बेसिक ऑर्डर है, जो सेकंड है वो लेस होगा फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या है, सेकंड से ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे क्या है, कार्बन है, कार्बन क्या है, स्मॉल साइज का है, उसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भेज सकता। तो ये क्या है, कंप्लीटली अवेलेबल है, पूरी तरीके से क्या है, अवेलेबल है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा इन दोनों से सबसे ज्यादा होगा। तो हमने कैसे लिखना है इसका बेसिक ऑर्डर, तो हमारे पास आएगा थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, देन हमारे पास सेकंड। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया बेसिक ऑर्डर दीज मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, नाउ द लास्ट एग्जांपल इज, ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इसमें हमने बताना है कि एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा, ठीक है। एसिडिटी ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा कौन मोर एसिडिक है, ठीक है। अब यहां पे सेम वही कंसेप्ट है, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, ये चेक करना है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, डोनर है या एक्सेप्टर है, वो सेकंड पीरियड का है या नहीं। तो यहां पे क्या है, हमारे पास ये सेकंड पीरियड का नहीं है ना, ये क्या है, थर्ड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का होगा, ओके, क्योंकि इसके पास क्या है, 3D ऑर्बिटल है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ये 2p का है, ओके, यहां पे बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। नाउ ये थर्ड पीरियड का है, ये क्या है, ये भी थर्ड पीरियड का है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ओके। ये भी थर्ड का हो गया, ये फोर्थ का हो गया, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, ओके। तो इन वाले केसेस में बैक बॉन्डिंग तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर बैक बॉन्डिंग है ही नहीं तो ये सभी क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि इन्होंने बैक बॉन्डिंग नहीं करनी। तो इनका जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इनका एस का जो 3D ऑर्बिटल वैकेंट है वो क्या है, अवेलेबल है एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर से, तो वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो क्या है, लुईस एसिड बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट वाला। चलो ठीक है, मान लिया। तो यहां पे क्या है, बैक बॉन्डिंग होगी ना, तो ये क्या होगा, सबसे वीक क्या होगा हमारे पास, लुईस एसिड होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। एफ जो है अपने लोन पेयर सिलिकॉन के 3D वैकेंट ऑर्बिटल में भेज देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इससे क्या है, लुईस जो हमारे पास एसिडिटी का जो करेक्टर है वो कम हो जाएगा इसके केस में, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो एक्चुअल ऑर्डर है ना एसिडिटी का, वो यही है, SiF4 ग्रेटर देन SiCl4 ग्रेटर देन SiBr4 ग्रेटर देन SiI4। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे क्या है,
मैंने शुरू शुरू में आपको बताया था ना कि जो बैक बॉन्डिंग होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। अब यहाँ पे क्या है, SI और F है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिलिकॉन। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, नेगेटिव डिफरेंस है, तो क्या होगा हमारे पास बैक बॉन्डिंग क्या होगी हमारे पास सबसे कम होगी ना, क्योंकि इनमें क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है बहुत कम है, तो क्या होगी हमारे पास बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी। ठीक है, इसमें क्या है ये भी इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ये भी इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इनकी जम रही है ना दोनों की, तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है ना, अगर थोड़ा बहुत अंदाजा लगाएं तो इसी वजह से क्या है हमारे पास ये लुईस एसिड क्या है सबसे क्या है वीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई। तो बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो इसका जो वैकेंट 3D ऑर्बिटल है वो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसी वजह से हमारे पास एसिडिटी ऑर्डर क्या है सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा आगे आएगा और ये सबसे पीछे होगा। तो ऐसे हमने वहां पे देखना है, बहुत बारीकी से कंसेप्ट को ध्यान से देखना है। एक और लास्ट क्वेश्चन वो ना गेट के एग्जाम में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास है जैसे उन्होंने दे रखा था 2R3P प्लस इसकी ऑक्सीडेशन की थी, इसका रेट कांस्टेंट लिखा हुआ था K1 और इसका प्रोडक्ट लिखा हुआ था 2R3PO। दूसरी एक और रिएक्शन थी उसमें नाइट्रोजन लिया हुआ था, सेम सब कुछ पर्पस सब कुछ सेम था। यहां पे K2 था इसका रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का और सेम ही इसका प्रोडक्ट था, यहां पे NO था। ओके, अब इन्होंने पूछा था, ऑप्शन दे रखे थे वहां पे K1 इक्वल टू K2, K1 ग्रेटर देन K2, K2 ग्रेटर देन K1 एंड K1 इक्वल टू ऐसे जैसे, ठीक है, K2 है जैसे कोई भी, ठीक है, ऑप्शन है, ये ऑप्शन थे। ठीक है, वहां पे तो उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये वाला क्वेश्चन ना बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट पे था। तो कैसे देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, कुछ सब कुछ सेम है, डिफरेंस कहां पे है P और N में। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट एग्जाम का। तो यहां पे क्या है फॉस्फोरस, यहां पे नाइट्रोजन, तो ये क्या है थर्ड पीरियड का, ये क्या है सेकंड पीरियड का। ठीक है, ये R क्या है हमारे पास, R मतलब मिथाइल एल्काइल कुछ भी हो सकता है। ये कार्बन क्या है 2P का, 2P है और यहाँ पे क्या है 3D है, यहाँ पे भी 2P होगा, यहाँ पे भी 2P होगा। तो यहाँ पे तो किसी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो वैकेंट ऑर्बिटल था, बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग से जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन से ज्यादा होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन था ये वाला। ये थी वीडियो बैक बॉन्डिंग पर। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। सो ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।